नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू के 2 आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल में राइटर कहती हैं वार इज इजी सॉल्यूशन, पीस इज डिफिकल्ट सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वरुण गांधी का, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म से संबंधित, रिप्रेजेंटेशन को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है इंडिया में। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का स्वेज कैनल के अल्टरनेटिव के बारे में है और एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का छोटा सा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वार एंड पीस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में हमारे देश में इजराइल और हमास के बीच में चल रहा युद्ध काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और हमारी मीडिया आउटलेट्स ने इस वार को काफ़ी तवज्जो दी है, काफ़ी जोर शोर से कवर किया है। शायद इसलिए भी क्योंकि हमारे देश में 2008 में नवंबर में जो हमला हुआ था, कुछ उसी तरह का हमला इजराइल के ऊपर हुआ। बट देखो, एक चीज़ आपने देखी, इजराइल और इंडिया के रिस्पॉन्स में काफ़ी डिफरेंस है। जहां देखो, एक तरफ इंडिया ने उस समय रिस्ट्रेंट रखा, एकदम से युद्ध स्टार्ट नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के साथ। इजराइल ने काफ़ी जोर शोर से युद्ध स्टार्ट कर दिया हमास के साथ और पर्पस भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा मकसद है हमास को बुरी तरह से ख़त्म करना। राइटर देखो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, जब भी देखो टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, उनका एक मकसद होता है कि जो भी उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जैसे इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था तो आतंकवादियों का मकसद ये था कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना। उसी प्रकार से हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर तो इनका मकसद है पैलेस्टीन के इशू को हाईलाइट करना। बट देखो, जब इजराइल ने हमास के ऊपर रिटेलिएट किया ना, हमास को ख़त्म करने के लिए, तो हमास बल्कि अपने पर्पज़ में और भी ज़्यादा सफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया भर के अलग अलग देशों में पैलेस्टीन के पक्ष में प्रोटेस्ट होने लगे। पैलेस्टीन का इशू जो ठंडे बस्ते में था वो और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। असल में यही तो हमास चाहता था। अब आप इंडिया का रिस्पॉन्स देखिए। 2008 में इंडिया ने उस समय ना तुरंत अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। अगर इंडिया तुरंत पाकिस्तान के ऊपर 2008 में अटैक कर देता ना, तो आतंकवादी अपने पर्पज़ में सफल हो जाते। इंडिया और पाकिस्तान, 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, आमने सामने आ जाते और पूरा वर्ल्ड एकजुट हो जाता कि इन दोनों देशों को कैसे भी करके रोको, क्योंकि इन दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब दोनों देशों को रोकने की बात आती तो कश्मीर इशू भी सुर्खियों में आता, तो मतलब आतंकवादी अपने पर्पज़ में सफल हो जाते, क्योंकि वो कश्मीर इशू को ही हाईलाइट करना चाहते थे। बट इंडिया ने समझदारी दिखाई। राइटर के अनुसार उस समय पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। थॉमस फ्रीडमैन न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिस्ट्रेंट रखा। पूरा वर्ल्ड डर रहा था कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ। इवन उस समय यूएस के राष्ट्रपति ने भी भारत की तारीफ की थी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन वाला देश है। लेकिन देखो, इंडिया ने जो समझदारी दिखाई उसका फायदा इंडिया को कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करके डिप्लोमेसी को एक्टिवली यूज करना स्टार्ट किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। और देखो, यूएस के साथ संबंध भी हमारे इंप्रूव होते गए। यूएस में भी मांगे उठने लगी कि पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही है यूएस के द्वारा, उसे खत्म किया जाए। आज जो राष्ट्रपति है ना, जो बाइडन यूएस के, वो उस समय सीनेटर हुआ करते थे। उन्होंने यूएस की कांग्रेस में मांग उठाई थी कि पाकिस्तान तो टेररिज्म का साथ दे रहा है, पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद खत्म की जाए। हालांकि देखो, इमीडिएटली यूएस ने मदद तो नहीं खत्म की। जैसे आपको एक बिल के बारे में बताता हूं। यूएस में ना उस समय एक बिल पास हुआ था। बिल का नाम है कैरी लुगार बिल। इसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली जो मदद थी उसे तो ट्रिपल कर दिया गया, $400 मिलियन से बढ़ा के $1.5 बिलियन एनुअली कर दिया गया। बट इसमें जो एक क्लास जोड़ा गया ना, उससे पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई। क्लास ये जोड़ा गया, ये मदद तभी मिलेगी जब पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद करेगा।
धीरे धीरे देखो पाकिस्तान के ऊपर ना टेररिस्ट कंट्री का तबका लपटा गया, मतलब ऐसा देश जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती गई धीरे धीरे, और दूसरी तरफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती गई। इंडिया एक स्टेबल कंट्री के तौर पे इस्टाब्लिश हुआ। अगर इंडिया युद्ध कर देता ना तो उस समय वैसे ही 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और इंडिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई थी। तो युद्ध इंडिया करता तो इंडिया को और ज़्यादा नुकसान होता। तो धीरे धीरे अब देखो क्या हो गया है, सिचुएशन देखिए। पाकिस्तान जहां अब एक फेल्ड कंट्री बनने की ओर अग्रसर है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब है, रिश्ते मेजर कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं हैं। विभिन्न कंट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान में रेडिकलिज्म को लेके काफ़ी कंसर्न्ड है। दूसरी तरफ आप इंडिया देखिए, इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई है। इंडिया की आज रिस्पेक्ट है। तो इंडिया ने उस समय जो समझदारी दिखाई उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। बट देखो इजराइल की तरफ से अभी वो समझदारी नहीं दिखाई गई। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू काफ़ी एग्रेसिव हैं, बट पूरी तरह से इजराइल हमास को ख़त्म कर देगा, ख़त्म देखो कर भी सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। और देखो आप सब मैच्योर हो, आपको भी इस बात का पता है कि जिस सोच के चलते हमास का निर्माण किया गया है, हमास ख़त्म हुआ तो कोई और खड़ा हो जाएगा, ये इजराइल को भी पता है। तो इजराइल को कितना नुकसान होगा इस वार से, इसके बारे में भी इजराइल को सोचना चाहिए था। लास्ट में राइटर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में भी बोलती हैं। बिगनर्स को बता दूं, हुआ क्या था, 2019 में पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो इसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी, वहाँ टेरर कैंप्स के ऊपर। तो राइटर ना बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की भी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि देखो इंडिया और पाकिस्तान में ना 2019 आते आते काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत हो गई थी। तो पाकिस्तान को ना एक चेतावनी देना जरूरी था, डेटरेंस क्रिएट करना जरूरी था कि ऐसा नहीं कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट देते रहोगे, इंडिया के ऊपर हमले करवाते रहोगे और आपको फ्री पास मिलेगा। नहीं, अगर आपने आतंकवादियों को स्पॉन्सर किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। यह था बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करने का मकसद। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जा सकती है, वार करना मुश्किल नहीं है, वार करना तो बल्कि आसान है। एक फेमस कोट है, वार करना आसान है रिलेटिवली, लेकिन पीस मुश्किल है। पीस के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, कन्विंस करना पड़ता है जनता को, दूसरे देशों को। उसमें चाहिए असली डिप्लोमेसी, असली एफर्ट तो पीस में लगते हैं। वार करना थोड़ी ना मुश्किल है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स से संबंधित है। वरुण गांधी ने यह आर्टिकल लिखा है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वरुण गांधी देखो शुरुआत में ये कहते हैं, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में ना रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे देश में लोकसभा है ना, उसी प्रकार से अलग अलग देशों में उनका पार्लियामेंट, कांग्रेस, सदन, जो भी नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो हैं। बट देखो जहां इंडिया में 25 लाख लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरी तरफ आप देखो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यानी वहां की लोकसभा में 7 लाख लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव है। जहां पाकिस्तान में 6 लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव है, बांग्लादेश में 5 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपने इन आंकड़ों की सहायता से समझा कि इंडिया में काफ़ी कम रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडिया में देखो टोटल 4100 के आसपास एमएलए हैं, 543 लोकसभा मेंबर हैं, 245 राज्यसभा में एमपी हैं। वैसे देखो ये बात सच है कि ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस इंडिया में हैं, बट आज भी सच्चाई ये है टीयर 3 बॉडीज के पास में उतनी पावर नहीं है। तो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कम रिप्रेजेंटेटिव का होना, इसका मतलब सिटीजन्स की जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उनको ठीक ढंग से सदन में नहीं उठाया जा सकता। ये सीधा सीधा रिजल्ट है कम रिप्रेजेंटेटिव्स के होने का। अब आप दूसरा इशू देखिए। देखो हमारे देश के फेडरल मॉडल में ना पिछले कई सालों में हुआ ये है, पावर ना सेंटर के पास में और ज़्यादा सेंट्रलाइज हुई है।
जबकि होना ये चाहिए था बेहतर पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और फॉर्मुलेशन के लिए स्टेट्स के पास में ज़्यादा पावर आती। आप राज्यसभा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अब यूएस में जो वहाँ की राज्यसभा है ना, यानी कांग्रेस है, वहाँ पे ना यूएस के हर एक प्रोविंस को 2 सीट दी हुई हैं, तो हर एक स्टेट के पास में इक्वल पावर है। बट हमारे देश में राज्यसभा में क्या है, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी जैसे, इनके पास राज्यसभा में 30 से ज़्यादा सीट्स हैं, जबकि छोटे छोटे राज्यों के पास में 1 सीट 2 सीट इस प्रकार से सीट्स हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सभी राज्यों के पास में इक्वल पावर्स नहीं है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। किसी राज्य की आवाज़ में ज़्यादा दम है, किसी राज्य की आवाज़ ना के बराबर है राज्यसभा में। तो वरुण गांधी ये कहते हैं इक्वल सीट्स होनी चाहिए, 2-2 या 3-3 जितने भी देना चाहो। हालांकि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन वो एक बड़ा इशू है, वो अलग से डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद वरुण गांधी ये कहते हैं हमारे देश में ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, किसी कंस्टिट्यूएंसी में फॉर एग्जांपल अलीगंज में अब इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कई सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट। अब 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट जीता है ना उसको सिर्फ 21% वोट हासिल हुए हैं, फिर भी वो जीत गया, क्योंकि बाकी 9 को 21% से भी कम वोट्स हासिल हुए हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये होता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स मिले हैं या नहीं, सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किसके हैं। लेकिन देखो, डेमोक्रेसी में इसका नुकसान ये है, ऐसे कैंडिडेट चुन के आ जाते हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सिर्फ उस कम्युनिटी ने कैंडिडेट को वोट दिया और वो जीत गया, क्योंकि बाकी कैंडिडेट को कम वोट हासिल हुए। ये ड्रॉबैक है। तो होना क्या चाहिए, जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 5 कैंडिडेट्स हैं ABCDE, तो वोटर जो वोट देता है ना प्रायोरिटी के हिसाब से देता है, वो लिस्ट बना के दे देता है। मैं वोट इस प्रकार से दे रहा हूँ कि मेरी पहली प्रायोरिटी A है, दूसरी प्रायोरिटी C है, तीसरी प्रायोरिटी D है, चौथी प्रायोरिटी मेरी B है और 5वीं प्रायोरिटी मेरी E है। इस प्रकार से वोटर किसी एक कैंडिडेट को वोट देने के बजाय अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे देता है। आप पूछोगे सर इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा देखो ये होता है, जब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को, 5 में से किसी भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिली ना, तो वो कैंडिडेट जिसको सबसे कम वोट हासिल हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल ई को सबसे कम वोट हासिल हुए थे, तो ई को मिले हुए सारे वोट ना सेकंड कैंडिडेट को मिल जाएंगे और ई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि 4 में से क्या किसी को मेजॉरिटी मिली है। अगर इस बार भी मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर चौथे नंबर पे जिसको सबसे कम वोट मिले हैं ना, उसको मिले वोट में से सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी किसकी है, और उसी के हिसाब से बाकी कैंडिडेट्स में वोट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। समझ गए? तो फिर बच गए 3 कैंडिडेट। अब देखे जाएंगे कि 3 कैंडिडेट में किसी को मेजॉरिटी मिली है, अगर मिली है तो उसको इलेक्शन जिता दिया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी ना मिल जाए, यानी 50% से ज़्यादा वोट ना मिल जाए। समझ गए? सिंपल भाषा में बोलूं तो सबसे कम वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं ना, उस कैंडिडेट को मिले वोट में ये देखा जाता है कि वोटर्स ने सेकंड प्रायोरिटी पे किस कैंडिडेट को रखा है प्रायोरिटी लिस्ट में। फिर उसी के हिसाब से वोट को बाकी बचे हुए कैंडिडेट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उस कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी ना मिल जाए। उसी प्रकार से देखो फ्रांस में भी यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। इस सिस्टम का फायदा देखो सबसे बड़ा यही है कि ना जो भी जीता हुआ कैंडिडेट है वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि वो 15-20% पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंटेटिव बन गया, नहीं, ऐसा नहीं।
फिर इसके बाद राइटर एक सजेशन ये देते हैं कि आप ना छोटे छोटे स्टेट्स बनाओ। जैसे यूएसए में ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है कैलिफोर्निया, जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 39 मिलियन, यानी 4 करोड़। आप हमारे देश में देखिए, यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज़्यादा है। तो इंडिया में इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं ना, उनको गवर्न करना मुश्किल है। जब देखो स्टेट रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था ना 1956 में, तो उस समय जितनी पॉपुलेशन में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। बट आज पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो और छोटे स्टेट्स बनाने ज़रूरी हैं। जैसे यूपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अलग अलग रीजन्स में छोटे छोटे राज्यों की जो मांग उठ रही है ना, उसे कंसिडर किया जा सकता है केस बाय केस बेसिस पे, ताकि स्टेट्स छोटे छोटे हों, कम पॉपुलेशन वाले हों, उनको गवर्न करना आसान हो। सजेशन राइटर का ये है, जैसे देखो अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, गलती से यहाँ पे 29 लिख दिया, तो या तो 50 होने चाहिए या फिर 75 स्टेट्स होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बुंदेलखंड, गोरखालैंड, जम्मू, करुनाडु, कोंगुनाडु, मिथिला, सौराष्ट्र। फिर आता है नेक्स्ट सजेशन, हमारे देश में ना 8000 प्लस अर्बन सेटलमेंट्स हैं, लेकिन बहुत कम मेयर हमारे देश में चुने जाते हैं अलग अलग शहरों में। तो इसलिए हर एक जो सेंसस टाउन है ना, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस में मेयर को चुना जाए, और मेयर का ना एक निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए। अगर देखो मेयर को डायरेक्टली चुना जाता है ना, देखो 2 तरीके हैं मेयर को चुनने के। एक तो काउंसलर्स को चुना जाए और काउंसलर्स फिर मिल के मेयर को चुने, जैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि डायरेक्ट ही मेयर को चुन लिया जाए जनता के द्वारा। तो राइटर कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होना चाहिए मेयर का, और हर एक सेंसस टाउन में होना चाहिए। इससे हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा मजबूत होगी, और पावर भी दी जाए अर्बन लोकल बॉडीज को। 18 जो क्रिटिकल फंक्शंस बताए गए हैं ना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो सारी पावर्स अर्बन लोकल बॉडीज को दी जाएं, जैसे अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, फायर, लैंड यूज रेगुलेशन, स्लम इंप्रूवमेंट, ये सब पावर्स। अब देखो लास्ट में एक पॉइंट और आता है, ये पॉइंट है लोकसभा सीट्स को इंक्रीज करने से संबंधित। अभी देखो हमारे देश में ना लोकसभा सीट्स जो है ना वो फ्रीज हैं 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये फ्रीज कब तक है? ये फ्रीज है देखो 2025 के बाद पहला सेंसस जो नहीं कंडक्ट हो जाता ना तब तक। लेकिन देखो राइटर कहते हैं अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ, ये सेंसस शायद 2024 में कंडक्ट होगा, रिजल्ट शायद 2026 में आएंगे। तो ना उस सेंसस के आधार पर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हमारे देश में इंक्रीज की जा सकती हैं। बट दिक्कत पता है क्या है, कुछ राज्यों की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है केरला और राजस्थान का। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ना केरला की पॉपुलेशन थी उस समय कितनी 21 मिलियन, और उस समय राजस्थान की पॉपुलेशन थी 25 मिलियन। बट 2011 आते आते केरला की पॉपुलेशन बढ़ी सिर्फ 33 मिलियन और राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 68 मिलियन। और 2021 का सेंसस के अकॉर्डिंग तो राजस्थान की पॉपुलेशन केरला के कंपैरिजन में बल्कि और भी ज़्यादा होगी। तो डर ये है कि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो अपनी लोकसभा सीट्स प्रोपोर्शनली, ध्यान दीजिएगा ओवरऑल नहीं कह रहा हूँ, कंपैरिजन में कह रहा हूँ, कि साउथ इंडिया के स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो राइटर इसका सजेशन ये देते हैं, आप ना लोकसभा सीट्स को इंक्रीज करने के लिए ना सिर्फ पॉपुलेशन मत देखो, दूसरी चीजें भी देखो कि ज्योग्राफी कैसे है किसी राज्य की, उस राज्य ने इकोनॉमिकली कितना अच्छा परफॉर्म किया है या फिर खराब परफॉर्म किया है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी आप देखो और उसके बेस पे आप किसी राज्य में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीज करो। तो ये सारे कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वरुण गांधी का ये आर्टिकल है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्वेज कैनल के अल्टरनेटिव के तौर पे है। आप देखो ये मैप देखिए जिसमें इंडिया का मैप गलत है, हालांकि ये इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे है और इसको मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ये मैप देखिए एक बारी
पहले ना मुंबई से सामान जाना होता यूरोप में तो घूम के जाता था, लेकिन स्वेज कैनल के ओपन होने के बाद ना मुंबई से फॉर एग्जांपल लंदन की दूरी 4500 किलोमीटर तक कम हो गई। तो अपने आप में रेवोल्यूशनरी था स्वेज कैनल का ओपन होना। लेकिन देखो स्वेज कैनल में ना आप आजकल ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है शिप्स का। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक शिप यहाँ पे फंस गया था, एक वेसल यहाँ पे फंस गया था, जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया था। 3-4 दिनों तक तो मतलब कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सका और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। और स्वेज कैनल को ना नेशनलाइज कर लिया गया इजिप्ट के द्वारा 1956 में। अभी जो भी शिप्स यहाँ से गुजरते हैं ना स्वेज कैनल से, उसका टोल वसूला जाता है इजिप्ट के द्वारा। और स्वेज कैनल से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है इजिप्ट की इकोनॉमी में। इसी वजह से 1956 में इजराइल, यूके, फ्रांस तीनों ने स्वेज कैनल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, बट उसमें यूएसएसआर के प्रेशर के चलते इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की फोर्सेस को वापस आना पड़ा था और इजिप्ट के पास ही कंट्रोल है स्वेज कैनल का। बट देखो यूएस ने ना उसके बाद एक प्रपोजल दिया था इजराइल को कि अभी स्वेज कैनल ना यहां से होके गुजरती है, क्यों ना एक स्वेज कैनल का अल्टरनेटिव खोजा जाए जो कि इजराइल से होके गुजरे। ये है गल्फ ऑफ अकाबा। यहां पे स्वेज कैनल है जो मेडिटेरेनियन सी से मिलती है। इसका अल्टरनेटिव एक और कैनल जिसका नाम दिया गया था बेन गुरियन कैनल। ये बेन गुरियन ना इजराइल के फाउंडिंग फादर थे, मतलब इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया बेन गुरियन कैनल। ये कैनल बनाई जाए जो कि गुजरे इजराइल के नेगेव डेजर्ट से होके। यूएस ने अपने प्रपोजल में यह भी कहा था कि डेजर्ट को काट के नहर बनाने के लिए आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करो। न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर बॉम्ब को दबा दो धरती के नीचे और धीरे धीरे करके ब्लास्ट करो, तो इससे नहर जल्दी बन जाएगी। बट देखो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इससे अच्छा तो स्वेज कैनल को थोड़ा चौड़ा कर लिया जाए, वो ज़्यादा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है अगर कंजेशन को कम करना है तो। लेकिन अब एक बार फिर से चूंकि इजराइल हमास को डिस्ट्रॉय कर रहा है और नॉर्थ गाजा पट्टी पे अभी इजराइल का पूरी तरह से कब्जा है, तो ये मांग फिर से उठने लगी है कि एक ये स्वेज कैनल का अल्टरनेटिव जो कैनल है बेन गुरियन कैनल, क्या इसको अभी बनाया जा सकता है? क्या ये जो डिमांड है फिर से इमर्ज होके आएगी, ताकि स्वेज कैनल में जो अभी कंजेशन है, शिप्स की लाइन लगती है, जैसे टोल प्लाजा पे लाइन लगती है ना व्हीकल्स की, कारों की, उसी प्रकार से यहां स्वेज कैनल से जब शिप्स होके गुजरते हैं तो स्पीड काफी कम हो जाती है और लाइन लगती है। तो अल्टरनेटिव कैनल अगर बनता है तो फायदा होगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। बट ये आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा रिस्की भी है न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना कैनल बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद एक छोटा आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो श्रीलंका की लोकेशन इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत सारी शिपिंग लेन्स यहाँ से गुजरती हैं और चाइना आपको पता है दुनिया भर के विभिन्न देशों को अपने ग्रुप में शामिल करता जा रहा है, उनको लालच देके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके या फिर उनको लोन देके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करके, और उसी प्रकार से चाइना श्रीलंका पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है। बट देखो इंडिया और दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे यूएस नहीं चाहते कि श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश चाइना के ग्रुप में जाएं। बात तो देखो इन्वेस्टमेंट की है ना, चाइना अगर लालच देता है तो पैसा तो इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकता है। खुद के पास इंडिया के पास हो सकता है इतना पैसा नहीं है, अभी जेबें नहीं भरी हैं चाइना के मुकाबले में, बट इंडिया दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर सकता है और यही अभी हो रहा है। हुआ क्या है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ना अभी ये ऐलान किया, ये अनाउंस किया कि हम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल में $553 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो राइटर कहते हैं ये गेम चेंजर है। अब इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया के मित्र देशों से, वो श्रीलंका को रोकेगी कि चाइना के ग्रुप में वो ना जाए। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की यूएस ने बात कही है ना,
जिस प्रोजेक्ट को लेके यूएसए ने अनाउंस किया है ना, वो इन्वेस्ट करेंगे कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल यानी CWIT। इसको लेके ना ऑलरेडी एक $700 मिलियन की डील साइन हुई थी 2021 में, और उसमें अदानी पोर्ट था और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जैसे श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी, जॉन कील्स होल्डिंग, ये सब थे। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इस टर्मिनल को कोलंबो में हम डेवलप करेंगे। अब यूएसए भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। राइटर देखो ये कहते हैं इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी। अदानी ग्रुप ने पहले अपनी इंटेंशन जाहिर की थी कि वो 500 मेगावाट का विंड फार्म बनाने के लिए $750 मिलियन अलग से श्रीलंका में इन्वेस्ट करेंगे। देखो 2020 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया से $5.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में गई है। हालांकि श्रीलंका से इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत कम आई है। उसका रीज़न ये है, श्रीलंका एक छोटी सी इकोनॉमी है, तो श्रीलंका के जो उद्योगपति हैं इतने अमीर नहीं है कि वो दूसरे देशों में फॉर एग्जांपल इंडिया में इन्वेस्ट करें। बट देखो थोड़ी तो इन्वेस्टमेंट श्रीलंका से भी इंडिया में बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो बल्कि और ज़्यादा क्लोज इंटीग्रेशन होगा इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमीज का। समझ गए? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो बने ना, रानिल विक्रमासिंघे, वो भारत की यात्रा पर आए थे जुलाई में, और उनकी यात्रा के दौरान ना दोनों देशों ने मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया कि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। और कनेक्टिविटी देखो इंप्रूव हुई भी है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में ज़्यादा फ्लाइट्स चलती हैं। हाल ही में एक फेरी सर्विस भी चालू हुई थी नागापट्टिनम और कंकेश संथुरई के बीच में। नागापट्टिनम इंडिया में है और ये कंकेश संथुरई श्रीलंका में है। बहुत सारे इंडियन कॉरपोरेट्स ने इंटरेस्ट जाहिर किया है श्रीलंकन एयरलाइंस को परचेज करने में। अब देखो श्रीलंका ना अपने PSUs में सरकार के शेयर्स डिक्रीज करना चाहता है। मतलब श्रीलंका में LPG रिफॉर्म वाली मूवमेंट है जो इंडिया में 1990-91 में आई थी। तो इंडिया के कॉरपोरेट्स के पास में मौका है श्रीलंका में इन्वेस्ट करने का। अभी बात चल रही है एक और एम्बिशियस एग्रीमेंट पर, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अगर ये साइन होता है ना तो बल्कि ना सर्विसेज का आदान प्रदान भी होगा। मतलब इंडियन प्रोफेशनल्स आसानी से श्रीलंका में जाके काम करेंगे, श्रीलंकन प्रोफेशनल्स आसानी से इंडिया में आके अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। तो उसको लेके भी बातचीत चल रही है इस इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में। तो देखो ज़्यादा FDI जो इंडिया से श्रीलंका में जा रही है ना, इससे बायलैटरल ट्रेड तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन देखो इन्वेस्टमेंट जा रही है तो एक अच्छा बिजनेस करने का वहाँ पे इकोसिस्टम ढंग से रखना जरूरी है। क्या होना चाहिए? पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रीलंका की नई सरकार आए वो पॉलिसी चेंज कर ले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रीलंका में अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को अच्छे से ट्रीट किया जाए, इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, छोटा सा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 मेंस के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो हमारी डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेशन में क्या कमियां हैं उसको आप एनालाइज कीजिए और बाद में सजेशंस भी दीजिए। तो जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसके बेस पे आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में 2014 में पूछा था स्वेज क्राइसिस से संबंधित, आप कह सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। इसके बाद में एक प्रीलिम का क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी का नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है तो मतलब यूपीएससी का, लेकिन सिविल सर्विसेज का नहीं है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा था। कई बार ना यूपीएससी अपने दूसरे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रिपीट करती है सिविल सर्विसेज के पेपर में, तो इसलिए सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इनके क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पे अपने सिविल सर्विसेज में ऑप्शन बन के आ जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो एनडीए में 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सुएज कैनल से संबंधित। 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनडायरेक्ट बताना है। पहला देखो सही है, दूसरा भी सही है, ये लोक सिस्टम वाला सही नहीं है। और संभावना ये है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो लोक सिस्टम वाला आपको पता भी नहीं होगा। ओपन कट सिस्टम है, यहां पे लोक सिस्टम नहीं है सुएज कैनल में। अगर देखो ये फैक्ट आपको नहीं भी पता ना, तो बाकी 3 फैक्ट्स के बारे में आप श्योर हो सकते हो कि ये मैंने पढ़ा है, ये तीनों फैक्ट सही हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब बताइए कैसी रही डिस्कशन, और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।